नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में ठीक आर्टिकल्स आए हैं। 3 इश्यूज़ वैसे हमें डिस्कस करने हैं, लेकिन देखो इस इशू को तैयार करते वक्त काफ़ी समय लग गया रिसर्च करने में। तो ये जो आर्टिकल है ना, बायोसिक्योर फ्यूचर वाला, ये हम कल डिस्कस करेंगे और इन 2 आर्टिकल्स पे आज हम फोकस करेंगे डिटेल से। तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी नहीं, साइबर रिजिलियंस से संबंधित एक्चुअली ये आर्टिकल है। और यहाँ पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे D10 से संबंधित, यानी अलायंस ऑफ 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर रिजिलियंस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप मतलब बताइए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है जिसके फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, क्या लिखोगे आप। साइबर सिक्योरिटी देखो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके तहत कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डेटा, इन सब को डिफेंड किया जाता है फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। मैलिशियस अटैक्स कौन से होते हैं? दुर्भावना के साथ, द्वेष के साथ जो अटैक किए जाते हैं वो अटैक होते हैं मैलिशियस अटैक्स। अब देखो 4 प्रकार की थ्रेट्स हैं मेनली साइबर सिक्योरिटी को। सबसे पहले है साइबर एस्पायनेज। एस्पायनेज का मतलब होता है जासूसी। अब नॉर्मली देखो कोई भी जासूस क्या करता है, जासूस का काम होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना और उस ऑर्गेनाइजेशन को देना जिसके लिए वो काम कर रहा है। अब देखो साइबर स्पेस में अगर जासूसी होगी तो उसे बोला जाएगा साइबर एस्पायनेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सेंसिटिव डेटा है और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को चाहिए जिसका नाम B है, तो आपकी अनुमति के बिना B पर्सन आपके मोबाइल से वो सेंसिटिव डेटा चुरा लेता है, तो ये क्या है? ये है साइबर एस्पायनेज। इसके बाद दूसरे नंबर पे थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी को साइबर वारफेयर। जैसे देखो मान लीजिए इंडिया और चाइना का युद्ध हो जाए, तो इंडिया जो है हैकर्स को एम्प्लॉय करे चाइना के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड वाइस वर्सा चाइना भी ऐसा ही करे। चाइना अपने हैकर्स को बोले कि आप इंडिया के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लीजिए या फिर दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हैक कर लीजिए, उसे ध्वस्त कर दीजिए। तो ये सब क्या है? ये है साइबर वारफेयर। ये एक प्रकार से देखो वैसा ही है जैसे पहले युद्ध कैसे होता है, टैंक्स की सहायता से, बम और गोलों की सहायता से। लेकिन साइबर वारफेयर में युद्ध होगा एक देश के द्वारा दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो आम जनजीवन है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। ये है साइबर वारफेयर। इसके बाद नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म एक प्रकार से देखो कन्वर्जेंस है टेररिज्म और साइबर स्पेस का। मतलब जब देखो आतंकवादी इंटरनेट का सहारा लेते हैं वायलेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, तो ये है साइबर टेररिज्म। समझ गए? साइबर टेररिज्म में आतंकवादी इंटरनेट का सहारा लेते हैं, साइबर स्पेस का सहारा लेते हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में बचे हुए क्राइम्स आप मान लीजिए वो क्राइम्स जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये अगर किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित, तो ये क्या है? ये साइबर क्राइम है। इस प्रकार से हमने 4 प्रकार की थ्रेट्स को डिस्कस किया। अब देखो कुछ टूल्स डिस्कस कर लेते हैं साइबर अटैक के। मतलब कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी सहायता से साइबर अटैक को कैरी आउट किया जा सकता है। वेपन्स आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में। जैसे कन्वेंशनल वारफेयर में हम डिस्कस करते हैं ना, इस मिसाइल की इतनी रेंज है, ये नुकसान होगा इस मिसाइल से। उसी प्रकार से साइबर अटैक के ये वेपन्स हैं। सबसे पहले है मालवेयर। मालवेयर देखो एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है आप बताइए? सॉफ्टवेयर का सिंपल मतलब ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बताती हैं कंप्यूटर को कि कैसे एक्ट करना है,
यानी कंप्यूटर के काम को आसान बना देता है सॉफ्टवेयर। लेकिन दूसरी तरफ इसका विलोम शब्द है मालवेयर। मालवेयर होता तो सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे एक्ट करना है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की जो इंटेंशन है ना वो गलत होती है। दुर्भावना वाला ये सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का काम आसान बनाने के बजाय कंप्यूटर की वर्किंग को डिसरप्ट कर देता है। समझ गए? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का काम आसान बना देता है, मालवेयर कंप्यूटर की वर्किंग को डिसरप्ट कर देता है। जैसे देखो, मालवेयर का एग्जांपल है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या करता है? जब देखो रैनसमवेयर इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन मिलेगी। आप अपने कंप्यूटर को डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई। आप अपने कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और आपसे फिरौती मांगी जा रही है कि आप $300 दोगे तभी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, टाइम भी बताया हुआ है, इतने घंटे के अंदर अंदर आपको $300 के बिटकॉइन देने हैं। अगर आप ये फिरौती देते हो तभी आप अपने कंप्यूटर के डेटा को इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये रैनसमवेयर जो है वो एक एग्जाम्पल है मालवेयर का। उसके बाद नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? देखो, काफ़ी बार आपके पास ऐसी ऐसी मेल आती रहती हैं कि आपने लॉटरी जीती है, लॉटरी का अगर जीता हुआ पैसा प्राप्त करना है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। या फिर काफ़ी बार ऐसी मेल्स भी आती हैं कि मदद कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है, और मदद के लिए लिंक दिया होता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो ना, तो आपके कंप्यूटर के हैक होने का खतरा पैदा हो जाता है, और हैक होने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब चुराई जा सकती है। तो ये है फिशिंग। फिशिंग में ईमेल्स भेजी जाती हैं या फिर वेबसाइट्स के लिंक्स भेजे जाते हैं जिनको क्लिक करने पर आपकी कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो सामने वाले हैकर के पास चला जाता है और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। अब देखो, इसी से संबंधित एक और टर्म है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग कैसे अलग है फिशिंग से? देखो, फिशिंग में तो यूं है जैसे हैकर ने क्या किया, 1000 मेल भेज दिए। हैकर ने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए मेल नहीं भेजा, बस ऐसे ही रैंडम 1000-2000 मेल भेज दिए, ये सोच के कि कोई तो फंसेगा ही। तो ये होता है फिशिंग। लेकिन इसके विपरीत स्पीयर फिशिंग क्या होता है? जब देखो हैकर पूरी कोशिश करता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करने की। हैकर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल की पहचान कर लेता है कि मुझे इसको टारगेट करना है, इसके कंप्यूटर की एक्सेस प्राप्त करनी है। तो फिर वो और अच्छे से टारगेट करता है उस इंडिविजुअल को। कैसे? अब मान लीजिए जिस इंडिविजुअल को टारगेट करना है उसके अच्छे रिलेशन हैं बी इंडिविजुअल के साथ, तो हैकर क्या करेगा, बी बन के मेल भेजेगा उस इंडिविजुअल को जिसको टारगेट करना है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए हैकर ने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे विराट कोहली के ईमेल अकाउंट को हैक करना है। तो हैकर क्या करेगा, विराट कोहली का कोई जानकार है जैसे महेंद्र सिंह धोनी, धोनी बन के मेल सेंड करेगा विराट कोहली को और मेल में लिखेगा कि देखो विराट, हम 2009 की टेस्ट सीरीज खेल रहे थे तो उस समय ये वीडियो बनाई थी, चेक करो वीडियो कितनी बढ़िया है। तो विराट कोहली उस लिंक पे क्लिक करेगा और विराट कोहली का जो ईमेल अकाउंट है उससे हैक हो जाएगा। तो ये मतलब है स्पीयर फिशिंग का। आप ये पिक्चर देखिए, आपको फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिशिंग में तो रैंडम मेल्स भेज दी जाती है हैकर के द्वारा, कोई भी मछली फंसे कोई दिक्कत नहीं है, हम फंसा लेंगे। लेकिन स्पीयर फिशिंग में पर्टिकुलर मछली को आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाता है, टारगेट आइडेंटिफाई करके उसके अकाउंट को हैक किया जाता है। इसके बाद देखो एक और टर्म है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कामकाज करने के लिए कोई बिल्डिंग बनाई, फॉर एग्जाम्पल बैंक है, बैंक ने अपनी बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग के अंदर बहुत पैसा रखा है और बिल्डिंग की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने हर एक कदम उठाए, मतलब चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है। लेकिन देखो एक पॉइंट ऐसा छूट जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अंडरग्राउंड टनल वाला पॉइंट है जिसके बारे में अभी बैंक को पता नहीं है कि
चोर जो हैं वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो यही जो पॉइंट है जहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स रह गया है, जहाँ से चोर बैंक के अंदर एंटर कर सकते हैं, ये है 0 डे वल्नरेबिलिटी। मतलब ऐसा सिक्योरिटी लैप्स जिसके बारे में अभी बैंक को नहीं पता है और जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है चोरों के द्वारा। अब इसे सॉफ्टवेयर के मामले में देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, अब पूरी कोशिश करती हैं कि कोई भी इसे हैक ना कर सके, कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। लेकिन देखो बीच बीच में एक आधा पॉइंट ऐसा छूट सकता है जिसे आप सिक्योरिटी लैप्स कह सकते हो, जहां से हैकर एंटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब तक देखो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को उस कमी के बारे में नहीं पता है, वो है 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कमी का पता लग जाएगा तब तो वो खुद ही ठीक कर लेंगे ना इसे, उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी ये कमी है, इसे हमें ठीक करना है, तो वो ठीक कर लेंगे। लेकिन जब तक पता नहीं है कंपनी वालों को कि यहां पे कमी है, वो रहेगी 0 डे वल्नरेबिलिटी। अब इसके बाद देखो एक टर्म है साइबर रिजिलियंस, जो इस आर्टिकल के टाइटल में है। साइबर रिजिलियंस देखो साइबर सिक्योरिटी से अलग है। साइबर सिक्योरिटी का तो मतलब ये होता है ना कि अटैक को प्रिवेंट करना, लेकिन साइबर रिजिलियंस का मतलब ये होता है अटैक हो भी जाता है, साइबर अटैक हो भी जाता है किसी कंपनी पर, तो उस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो डिसरप्ट ना हो। साइबर अटैक हो गया, उसके बावजूद वो कंपनी जो है वो पहले की तरह ठीक से काम कर रही है, उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया गया है कंपनी के द्वारा। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई, लेकिन एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं हुई और वो कंपनी पहले की तरह अपने ऑपरेशंस चलाती रही अटैक के बावजूद। तो ये मतलब है साइबर रिजिलियंस का। तो अभी तक देखो हमने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बेसिक्स को डिस्कस किया। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है कि पिछले कुछ समय में यूएसए में खास करके काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स हुए हैं। जैसे पिछले साल यानी 2020 के अंत में एक साइबर अटैक हुआ था जिसका नाम है सोलर विंड्स। कहा जाता है कि रशिया द्वारा स्पॉन्सर्ड था ये सोलर विंड्स अटैक। इस अटैक के अंतर्गत यूएस गवर्नमेंट की काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस जैसे डिफेंस, एनर्जी, स्टेट, इन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो चोरी हो गया। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर विंड्स जो अटैक है वो किससे संबंधित है, ये टर्म सुर्खियों में आई थी, ये टर्म क्या है? तो ये टर्म साइबर अटैक से संबंधित है जो यूएसए की वेरियस ब्रांचेस पर हुआ था और कहा यह जा रहा है रशिया द्वारा स्पॉन्सर्ड था ये साइबर अटैक सोलर विंड्स। इसके बाद देखो इसी साल के शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया था कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में कमी का फायदा उठाया गया चाइनीज हैकर्स के एक ग्रुप के द्वारा जिसका नाम है हैफनियम। तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर तो आपको पता है हजारों कंप्यूटर्स में होता है, तो हजारों कंप्यूटर्स प्रभावित हुए इस अटैक में। वैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर तो हजारों क्या करोड़ों कंप्यूटर्स में होता है, लेकिन इस अटैक में यूएसए की कई ऑर्गेनाइजेशन के हजारों जो कंप्यूटर हैं वो प्रभावित हुए। इसके बाद कुछ और भी अटैक्स का जिक्र किया जाता है। जैसे देखो कलोनियल पाइपलाइन एक ऑयल सप्लाइंग कंपनी है यूएसए की, जो यूएसए के ईस्ट कोस्ट में ऑयल सप्लाई करती है। इस कंपनी के कंप्यूटर्स पर रैंसमवेयर अटैक कैरी आउट किया गया रशिया और ईस्ट यूरोप बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो ये जो कंपनी है ना कलोनियल पाइपलाइन, इसको मजबूर होना पड़ा अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी अपने कंप्यूटर्स को एक्सेस ही नहीं कर पा रही थी। इस कंपनी के कंप्यूटर्स लॉक हो गए थे। तो इस कंपनी के मालिकों ने रैंसम पे की, यानी फिरौती पे कर दी कि भैया ले लो आप इतने $1 मिलियन और हमारे कंप्यूटर्स को अनलॉक कर दो ताकि हम हमारे ऑपरेशन चला सकें। और ये फिरौती पे की गई थी बिटकॉइन में। लेकिन वो बात अलग है, यूएस गवर्नमेंट ने बाद में फिरौती की जो रकम है उसे सीज कर लिया। इसके बाद देखो 2-3 और भी एग्जाम्पल्स हैं साइबर अटैक्स के, लेकिन सफिशिएंट हैं। मतलब आंसर में 1-2 एग्जाम्पल आप लिखोगे बहुत हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में। देखो साइबर वारफेयर को 5th डोमेन ऑफ वारफेयर कहा जाता है। 3 तो जो वारफेयर के डोमेन हैं वो सीधा सीधा हैं एयर, लैंड, सी। 4th डोमेन ऑफ वारफेयर कौन सा है? स्पेस। 5वां कौन सा? साइबर। और 6ठा कह दिया जाता है बायो वारफेयर को, बायोलॉजिकल वेपन्स की सहायता से जो वारफेयर होता है। तो ट्रेंड ये देखने को मिला है, अभी तक जो मिलिट्री प्लानर्स थे उनको ये लगता था अगर साइबर अटैक होगा भी
तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, जैसे देश का बैंकिंग सिस्टम है, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर साइबर अटैक होगा। तो अभी तक उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है साइबर अटैक से। लेकिन देखो हो क्या रहा है, साइबर अटैक तो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कंपनीज के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं साइबर अटैक की वजह से, ये सिविलियन टारगेट हैं। अब जब देखो कन्वेंशनल वारफेयर होता है तो बम और गोले किस पे गिराए जाते हैं? मिलिट्री टारगेट्स पे गिराए जाते हैं ना। आम जनता पे यूजली बम गोले नहीं गिराए जाते हैं, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन साइबर अटैक में जो आम जनता है उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। आम जनता पर देखो खास करके रैंसमवेयर, फिशिंग, ये जो अटैक्स है ना वो बढ़ गए हैं। वर्ल्ड के दूसरे देशों में तो बड़े ही बड़े हैं, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा रैंसमवेयर के केसेस सामने आ रही हैं, फिशिंग के केसेस सामने आ रही हैं। दिक्कत ये है इंडिया में जनता ज़्यादा जागरूक है नहीं। फिशिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ज़्यादा सफल इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लिटरेट है नहीं जनता। खास करके देखो जो मिड साइज वाली कंपनीज हैं, जो ना तो ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं, ये कंपनीज सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं साइबर अटैक की वजह से। इनको कई बार तो अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं। पहले देखो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, इन पे साइबर अटैक ज़्यादा होते थे, लेकिन अब ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज पर भी साइबर अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे देखो चिंता की बात यह भी है कि इस महामारी के दौर में हेल्थ केयर सिस्टम पर साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। और हैकर्स करते क्यों हैं ये अटैक? डेटा चुराने के लिए। जैसे देखो वैक्सीन से संबंधित डेटा चुराने के लिए हैकर्स के द्वारा अटैक किया गया, या फिर पेशेंट्स से संबंधित डेटा चुराने के लिए साइबर हैकर्स के द्वारा अटैक किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेशेंट से संबंधित डेटा का ये करेंगे क्या? देखो डेटा तो आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे ऑयल की इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ गई थी 1970s में, 80s में, उसी समय आज के समय में डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के मैसेज आते हैं कोर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कभी आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी मैसेज आ जाता है। क्यों, कैसे? आपको लगता होगा कि मेरा नंबर कैसे गया उनके पास, वो क्यों मैसेज भेजते हैं मुझे? देखो अब चुराने वाले तो यूपीएससी का डेटा भी चुरा लेते हैं। आप लोग जो फॉर्म भरते हो उसमें तो आप अपना मोबाइल नंबर देते ही हो ना। अब चुराने वाले तो वो डेटा भी चुरा लेते हैं। ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हाँ ऐसे यूपीएससी का डेटा चुराया गया था, उस समय चुराया गया था, ऐसा नहीं। जैसे एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, जैसे 2-3 स्टूडेंट्स का ही एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे बताया कि सर इस नंबर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए किया गया था, कभी भी ये नंबर किसी इंस्टीट्यूट को दिया ही नहीं गया, और फिर भी इंस्टीट्यूट्स के मैसेज आते हैं। कैसे? तो यूपीएससी का डेटा कॉम्प्रोमाइज है, तभी तो मैसेज आते हैं ना। आगे बेच देते हैं लोग। कुछ लोग डेटा चुरा लेते हैं, खुद इस्तेमाल ना भी करें तो वेरियस इंस्टीट्यूट्स को बेच देते हैं। डेटा की बहुत डिमांड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोर सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे पहले रैंसमवेयर अटैक होते थे ना, तो वो जिस कंप्यूटर पर रैंसमवेयर अटैक कैरी आउट किया गया है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं छेड़ते थे, सिर्फ रोक देते थे कि आप इस कंप्यूटर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर का जो डेटा है वो लॉक हो गया है। बट आज के समय में हैकर्स बहुत चालाक हो गए हैं। वो क्या करते हैं, किसी सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक कैरी आउट करते हैं ना, उससे पहले उस सिस्टम का डेटा चुरा लेते हैं। डेटा चुरा लिया, उसके बाद उस कंप्यूटर का जो डेटा है वो लॉक कर दिया, यानी डबल जियोपर्डी होगी। जिसका वो कंप्यूटर है ना, एक तो उसका डेटा चुरा ही लिया गया, दूसरा उस पर्सन को रोका जा रहा है वो डेटा एक्सेस करने से। तो ये डबल जियोपर्डी देखने को मिल रही है। मतलब हैकर्स ज़्यादा चालाक हैं आज के समय में, जो टेरर अटैक्स हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैलेंज एक ये है, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। एक तो देखो चाइना खुद साइबर अटैक करवा रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। दूसरे केस में हैकर्स जो हैं वो चाइना से हैं। अब चाइना की सरकार का समर्थन हो सकता है उन हैकर्स को जो इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, या फिर समर्थन नहीं भी हो सकता है।
तो कैसे टैकल की जाए इस सिचुएशन को? चाइना से अगर कोई टेरर अटैक, साइबर अटैक होता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्या उसे चाइना की सरकार का ही साइबर अटैक माना जाए, या फिर यूं माना जाए कि नहीं, चाइना की सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है? इंडिया को तो देखो ये कभी नहीं पता लगेगा कि चाइना की सरकार का हाथ है या नहीं है, तो क्या उसे चाइना की सरकार का ही हाथ माना जाए अगर चाइना की धरती से कोई साइबर अटैक होता है इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जिससे आने वाले समय में ना सिर्फ इंडिया को बल्कि बड़े बड़े देशों को निपटना होगा कि दूसरे देश से कोई अटैक होता है तो क्या यह मान लिया जाए कि उस सरकार का तो हाथ है ही, या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए दूसरे देश की सरकार को कि नॉर्मल किसी क्रिमिनल ने ये साइबर अटैक कर दिया और सरकार को पता नहीं था। इसके बाद देखो राइटर के द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं। मेनली 2 सजेशंस हैं। एक तो देखो जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करो। जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है? जैसे देखो, आप किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करते हो ना, तो भी गूगल आपको बोलता है कि वेरीफाई कीजिए कि ये आप ही हो। बेशक पासवर्ड और ईमेल आईडी आपने सही डाला है, फिर भी गूगल के द्वारा आपको बोला जाता है अगर आप नए सिस्टम से लॉगिन करते हो कि वेरीफाई कीजिए ये आप ही हो। तो ये एक एग्जांपल है जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट का, कि कभी भी विश्वास मत करो किसी पर भी। ये देखो इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बहुत बार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं सीनियर पदों पर जो मैनेजमेंट से खफा होते हैं, वो ना ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा दें। तो इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अब जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजी पर काम करती हैं कि किसी पर भी विश्वास मत करो, हर एक की आइडेंटिटी वेरीफाई करो, हर एक के क्रेडेंशियल जो हैं वो वेरीफाई करो। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैंने तो आपको सिंपल लेमन वर्ड्स में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है, आज के समय में और भी काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करती हैं और इनकी सहायता से साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। बस लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि जो ये कंपनीज़ हैं जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं या फिर सरकार, क्या इस प्रकार के थ्रेट से वाकिफ भी हैं? क्या प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को इस प्रकार के थ्रेट से बचने के लिए, या फिर बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं और तैयार नहीं हैं? तो आने वाला जो समय है उसमें अब साइबर स्पेस का तो इस्तेमाल ज़्यादा ही होगा। कोई भी अब सेक्शन है आज के समय में वो साइबर स्पेस से अछूता नहीं है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल D10 यानी कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज से संबंधित है। आर्टिकल का जो टाइटल है उसके बारे में आप छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। बाइडेन्स मैनीचियन विजन, ये क्या है? मैनीचियन विजन मतलब देखो लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच में। तो बाइडेन के अनुसार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ना वो अच्छे हैं, और जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, रशिया, ये बेकार हैं। चाइना ने पिछले कुछ समय में ऐसे तर्क दिए हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट है डेवलपमेंट के लिए, ऑटोक्रेसी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स को डिसअप्रूव किया बाइडेन ने और कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो आपस में सारे डिफरेंसेस को मैनेज कर सकती है, और ऑटोक्रेसी जो है वो कुछ समय के लिए चल सकती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। देखो ओनली इस चैनल पे ना एक वीडियोज़ हमने डिस्कस की थी, क्या डेमोक्रेसीज बेस्ट हैं, आप ऐसा सर्च मार के देखिएगा। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए क्या डेमोक्रेसी ज़रूरी है। ये डिबेट उस समय पैदा हुई थी जब सिंगापुर के प्रीमियर थे ली किंग। उन्होंने कहा था कि इंडिया ने अपना बहुत सारा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया और इंडिया सही तरीके से डेवलप नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने डेमोक्रेसी को चूज़ किया, जबकि चाइना ने डेमोक्रेसी को चूज़ नहीं किया। इसलिए चाइना ने डेवलपमेंट के फ्रूट्स को चखा है, इंडिया ने ढंग से अभी तक उन फ्रूट्स को नहीं चखा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी है और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये डिबेट है, आप उस वीडियो को देखिएगा। ये एक बार तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ। ये है टाइटल, इज डेमोक्रेसी गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है, लेकिन जो जीएस वाले हैं वो भी एक बार देख सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस आर्टिकल से। तो अब हम इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट जानते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, G7 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था यूके के कोर्नवाल में। अब G7 में ये सारे देश आते हैं, मेनली जो अमीर कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, वो G7 में आती हैं। अब
इस समिट की अहमियत देखो इस बार ज़्यादा थी क्योंकि बाइडेन राष्ट्रपति हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे वो तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे, लेकिन बाइडेन उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की कोल्ड वार से, तो वो इन इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस G7 के समिट में 4 और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। ये भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। साउथ अफ्रीका को अगर छोड़ दें, है तो साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। तो G7+3 ये बन जाता है D10 यानी डेमोक्रेटिक 10। तो ये डेमोक्रेटिक 10 जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना के चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में। जैसे देखो अपना क्वाड है। क्वाड कहाँ पर है? इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड है और यूरोप में तो यूएसए के अलाइज हैं ही। तो यूएसए चाहता है कि अपने यूरोप में जो अलाइज हैं वो अलग से चाइना के चैलेंज को टैकल करें और इंडो पैसिफिक रीजन में अलग से यूएसए का ग्रुप हो चाइना के चैलेंज को टैकल करने के लिए। इससे अच्छा तो ये है कि दोनों जगह पे जो यूएसए के अलाइज हैं, जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये यूएसए के अलाइज हैं और यूरोप में ये सारे यूएसए के अलाइज हैं जैसे यूके, इटली, जर्मनी, तो ये सब मिल जाएं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बने D10 डेमोक्रेटिक 10। ये रशिया और चाइना जैसे देशों से जो चैलेंजेस आ रही हैं उनको टैकल करें। बट चैलेंजेस काफ़ी हैं, मतलब ये आइडिया जितना अच्छा लग रहा है उतना इंप्लीमेंट करना आसान नहीं। क्योंकि देखो कोल्ड वार में सिचुएशन अलग थी। कोल्ड वार में तो 2 ही ग्रुप थे, एक यूएसए का, एक यूएसएसआर का। उस समय इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज़ का यूएसएसआर और यूएसएसआर के एलाई कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बहुत कम होता था। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। साउथ कोरिया जो बेशक चाइना को पसंद ना करता हो, जापान जो बेशक चाइना को पसंद ना करता हो, लेकिन साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों का चाइना के साथ बहुत ट्रेड होता है। क्या साउथ कोरिया इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है कि चाइना के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है? नहीं कर सकता। तो ये दिक्कत है। दूसरा देखो ये यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन अब यूएसए का एलाई कंट्री है वेस्ट एशिया में। कौन? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कोई डेमोक्रेसी है? आप बताइए, नहीं है ना। सऊदी अरेबिया में तो इतने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो भी यूएसए कुछ नहीं बोलता। तो ये डेमोक्रेसी की बात बोलना ना सिर्फ ये अपने इंटरेस्ट साधने वाली बात है। जैसे मुस्लिम वर्ल्ड काफ़ी बार जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनकी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। वो मुस्लिम एट्रोसिटीज़ पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चाइना में मुस्लिम्स पर जो अत्याचार होता है उस पर नहीं सवाल उठाते। वैसे ही ये यूएसए वाली चीज़ है। ये वैसे तो डेमोक्रेसी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देशों के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को इंपोज करने के नाम पर इन्होंने कई तो देश तबाह कर दिए, जैसे इराक में इन्होंने इंटरवेंशन किया, सद्दाम हुसैन के रूल को ख़त्म किया, बाद में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, लेकिन अभी तक वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। लीबिया देश तबाह कर दिया इन्होंने, नाटो वालों ने 2011 में हमला किया था, गद्दाफी के रूल को ख़त्म कर दिया, लेकिन आज तक लीबिया में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। अभी भी सिविल वार चलता रहता है। अब गद्दाफी देखो था तो तानाशाह ऑटोक्रेट था, लेकिन लीबिया में शांति थी जब गद्दाफी रूल कर रहा था। तो ये देखो, मतलब यूं नहीं कह सकते कि हाँ ऑटोक्रेसी उस समय सिचुएशन सही थी, बट यूं जरूर कह सकते हैं कि आज के समय में सिचुएशन उससे भी खराब है जो 2011 से पहले थी। इसके बाद आप इंडिया की बात कर लीजिए। क्या D10 का जो आइडिया है, ये 10 देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ आए रशिया, चाइना जैसे देशों का चैलेंज का सामना करने के लिए? देखो वैसे तो ये आइडिया इंडिया को अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि इस आइडिया की वजह से रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन खराब हो जाएं। चाइना तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रुप रशिया को भी टारगेट करेगा तो फिर इंडिया शायद इसे बर्दाश्त ना करे, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। हो सकता है ये D10 ईरान को भी टारगेट करे, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये भी इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ भी इंडिया अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं D10 आइडिया के फॉर्मुलेट होने में, इंप्लीमेंट होने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया D10 के आइडिया से संबंधित, यानी डेमोक्रेटिक 10 के आइडिया से संबंधित।
हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया, एक साइबर रिजिलियंस और दूसरा D10 का आइडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।